सो अभी हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 12 एंड इलस्ट्रेशन 13। ये दोनों क्वेश्चन कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 12 खासकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है, आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेगा एंड ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो आपसे हो भी नहीं पाएगा। सो हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से इस पूरे एंटायर क्वेश्चन को हम समझे। और इसके साथ आपको एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला, है ना। एंड मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाला था जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा भी कि क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। और जो इलस्ट्रेशन 13 है, इलस्ट्रेशन 12 तो पहले से था, इलस्ट्रेशन 13 जो है ये अभी रिसेंटली आईसीएआई ने जो 2021 का नया मैट अमेंड करके बनाया है, उस मैट में ये नया क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ है। ये क्वेश्चन पहले नहीं था पर इलस्ट्रेशन 12 पहले से था। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी हम वन बाय वन करेंगे। तो चलिए पहले इलस्ट्रेशन 12 डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2001 10 लाख शेयर्स है, यानी ऑलरेडी शेयर्स आपका आउटस्टैंडिंग हो चुका, ऑलरेडी पहले से इशू किया हुआ है 10 लाख शेयर्स। देयर आर नो ऑप्शंस, वारंट्स, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कोई एक्स्ट्रा वारंट वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बस 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। यानी एक्स्ट्रा से कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वगैरह पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया गया, ना ही किसी को अधिकार दिए, ऑप्शंस दिए, ना ही कोई किसी को कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस इशू किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे, an agreement related to a recent business combination provides for the issue of additional ordinary shares based on the following condition, यानी कुछ कुछ कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो इनको एडिशनल शेयर्स दिया जाए। इसी को तो हम कहते हैं कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स, यानी कंटिजेंसी, यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी शेयर्स दिया जाएगा, अदरवाइज शेयर्स नहीं दिया जाएगा। तो क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन यहाँ पर इन्होंने बोला, पहला वाले केस में 5000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपनड ड्यूरिंग 2001, यानी 2001 में अगर एक भी रिटेल आउटलेट खुलते हैं तो 5000 शेयर्स उस टाइम पे दिया जाएगा, यानी जितना रिटेल आउटलेट खुलेगा उतना 5000 शेयर्स अलग अलग से दिया जाएगा। सो ये हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया, 1000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच ₹1000 ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। यानी ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि 31 दिसंबर 2001 आपका लास्ट डेट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है एंड आपको पता चल जाएगा लास्ट डेट ही आपका जनवरी टू दिसंबर का टाइम पीरियड, आपको ये ध्यान में रखना। यहाँ कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है एंड जनवरी टू दिसंबर होगा। एंड ज्यादातर केसेस में हमने यहाँ पर देखा है, जो इंडेक्स 33 हम करते हैं तो ज्यादातर केसेस में इन्होंने जनवरी टू दिसंबर ही माना है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आपका जो ईयर एंड होगा ना 31 दिसंबर, ईयर एंड में अगर आपका प्रॉफिट होगा 20 लाख से ज्यादा, मान लो 25 लाख हो गया, तो एक्स्ट्रा आपने कितना कमाया? 20 लाख के ऊपर एक्सेस आपने कितना कमाया? 5 लाख रुपीस कमाए ना, तो उस 5 लाख रुपीस पे आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? बोला फॉर एवरी ₹1000 शेयर्स दिया जाएगा, 1000 शेयर्स, यानी एवरी ₹1000 आपको 1000 शेयर्स दिया जाएगा। मतलब आप समझोगे अच्छा 1000 रुपीज एक्सेस कमाओगे तो 1000 शेयर्स दिया जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब ये कि 1 रुपी एक्सेस में 1 शेयर दिया जाएगा, परफेक्ट है। लेकिन आप समझ लो, मान लो कंपनी ने 1500 रुपीज एक्सेस कमाया, कितना कमाया? 1500, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1500 शेयर्स दिया जाएगा, क्योंकि वो 1000 के मल्टीपल पे दिया जाएगा ना, समझ रहे हो। तो 1500 में नहीं दिया जाएगा, 2000 रुपीज कमाई हुआ तो 2000 शेयर्स दे दिया जाएगा, 2500 हुआ तो भी 2000 दिया जाएगा, 2900 हुआ तो भी 2000 शेयर्स ही दिया जाएगा। हाँ, 3000 हुआ तो 3000 शेयर्स मिल जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज के प्रॉफिट में। पर अभी हम फिलहाल ये समझ लेते हैं कि हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 रुपी पे 1 शेयर मिलेगा, क्योंकि 1000 रुपी पे 1000 शेयर्स दिया जा रहा है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 1000 ही होना पड़ेगा वो, ये हमने समझा। सो ये दो कंडीशन है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या बोला इन्होंने। आगे इन्होंने हमसे कहा कि रिटेल शेयर्स खुला है ओपन ड्यूरिंग द ईयर, एक खुला है 1 मई 2001 को, 1 मई 2001 को खुला, तो इस डेट में क्या होगा? 5000 शेयर्स इशू कर दिया जाएगा, है ना। फिर एक खुला 1 सितंबर 2001 को, तो इस डेट में भी क्या होगा? 5000 शेयर्स इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया था ना जितना रिटेल आउटलेट खुलेगा तो उस दिन 5000 शेयर्स एडिशनल इशू कर दिया जाएगा। फिर आगे आप देखो, फिर आगे कंसोलिडेट ईयर टू डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी। तो यहां पर अलग अलग डेट का कितना कमाई हुआ बता दिया। पहला क्वार्टर में 31 मार्च तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च, यानी ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में आपने कितना कमाया? 11 लाख कमाया आपने। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ₹23 लाख आपने कमा लिया 30 जून तक, यानी 30 जून तक। ये थोड़ी ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रैल टू जून, ये लिखा अप टू 30 जून आपने इतना कमा लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में, यानी जैन टू मार्च का अगर मैं बात करूं, जैन टू मार्च तो हमें पता है कि कितना कमाया हमने? 11 लाख का कमाई हुआ,
ये हमें पता चला जैन टू मार्च में इतना कमाई हुआ आपका, है ना। फिर आपका जनवरी टू जून तक 23 लाख आपका कमाई हुआ, जनवरी से लेके जून तक। यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि अप्रैल टू जून कितना कमाया, क्योंकि 11 लाख तो पहले से कमाया हुआ था। सो अप्रैल टू जून अगर मैं निकालू, अप्रैल टू जून आपने कितना कमाया, 12 लाख कमाया, 12 लाख कमाया आपने। 11 लाख के ऊपर कितना, 12 लाख कमाया आपने। फिर देखो क्या हुआ, 19 लाख आपने 30 सितंबर 19 लाख कमाया, जो कि इंक्लूड करता है आपका लॉस हुआ 4,50,000 का फ्रॉम ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यानी अल्टीमेटली आपका सारा लॉस वगैरह एडजस्ट करने के बाद आपका टोटल 19 लाख का कमाई हुआ है। अगर मान लो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से नुकसान नहीं होता तो आपका कमाई कितना होता, मुझे पता चला 23,50,000 टोटल कमाई रहता आपका, टोटल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। हालांकि 4,50,000 आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आपका कितना हो गया, 19 लाख हो गया, है ना। यानी इंक्लूडिंग कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मिला के आपका 19 लाख का प्रॉफिट है टिल डेट तक। ये हमने समझा यहां पर। तो यहां पर अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जुलाई टू सितंबर तक आपका पहले तक कितना 23 लाख कमाया हुआ था टिल डेट तक, और अभी आपका 19 लाख हो गया। मतलब देखा जाए तो यहां पर उल्टा 4 लाख का नुकसान हुआ है आपका नेट पे, 4 लाख का नुकसान हुआ है ना, क्योंकि 23 लाख था जून तक का प्रॉफिट और सितंबर तक में आपका हो गया प्रॉफिट 19 लाख, यानी उल्टा 4 लाख गिरा है आपका। ये समझ में आया। फिर 19 लाख से हम कहां पहुंचे, 19 लाख से हम पहुंच गए 29 लाख, यानी आपका टोटल 31 दिसंबर तक 29 लाख का प्रॉफिट हुआ है, टोटल 31 दिसंबर तक। और पहले का तीनों देखिए तो हमारा आ रहा है 19 लाख, यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आपने कितना कमाया, 10 लाख कमाया। और ये सबको अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 29 लाख आ जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने ये निकाला कि क्वार्टर वाइज आपने फर्स्ट क्वार्टर में कितना कमाया, आपने सेकंड क्वार्टर में कितना कमाया, आपने थर्ड क्वार्टर में कितना कमाया, आपने फोर्थ क्वार्टर में कितना कमाया। ये हमने अलग अलग से निकाली यहां पर। आगे हमें पूछा किया गया बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, और हमें यहां पर बोलना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था कि क्वार्टरली भी आप बताओ, पर इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया क्वार्टरली आप बताओ, पर सॉल्यूशन में इन्होंने अलग अलग क्वार्टर का हमें बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस बताया, तो वैसे ही करेंगे। पर इनको क्वेश्चन में मेंशन कर देना चाहिए था, तब ज्यादा बेटर होता। सो अब यहां पर ये मैं समझा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि शेड्यूल 3 डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 क्या कहता है। डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ये कहता है कि अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है और आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी है, मतलब कुछ कुछ ऑपरेशन आपका बिजनेस है जो कंटिन्यूइंग इन नेचर है अभी 31 जो भी आपका क्लोजिंग डेट है, और कुछ कुछ ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड है, ऐसे भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा, तीन अलग अलग। कौन सा पहला निकालोगे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, और दूसरा निकालोगे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सिर्फ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, एंड तीसरा निकालोगे फिर कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड दोनों का मिला के निकालोगे। मतलब पहला किसका निकाला, हमने सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट देखेंगे कि कितना कमाया, उससे हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा हम सिर्फ ये देखेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट या लॉस जो भी है, हम उसका ईपीएस निकाल देंगे बेसिक और डाइल्यूटेड। और तीसरा हम कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड दोनों को मिला के इकट्ठा देखेंगे कि कितना आपका कमाई हुआ नेट पे, दोनों मिला के, और उसका हम निकाल देंगे बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। तो यहां पर हम ये तीन चीज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको समझाऊंगा आगे कि हम क्या करेंगे, हम तीनों निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप देखो ये क्वेश्चन हमने पूरा एंटायरली समझा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब मेरा बात ध्यान से सुनना कि सपोज करो फर्स्ट क्वार्टर में यहां पर आपका 11 लाख का कमाई हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में आपका कितने का कमाई हुआ, 11 लाख रुपीस का कमाई हुआ। क्या आप फर्स्ट क्वार्टर तक एलिजिबल हो टू गेट एडिशनल शेयर्स? क्या आप एलिजिबल हो, आपको लगता है? नहीं ना, क्योंकि 20 लाख के ऊपर एक्सेस जाएगा प्रॉफिट, तभी आप एलिजिबल हो कि आपको शेयर्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखो सेकंड क्वार्टर तक 30 जून तक आपने कितना कमा लिया, 23 लाख कमा लिया, यानी सेकंड क्वार्टर तक आपका 23 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब आपका एक्सेस कितना कमाई हो गया, 3 लाख का एक्सेस कमाई हो गया आपका। कितना, 3 लाख एक्सेस आपने कमा लिया। तो आप बोलोगे 3 लाख का एक्सेस कमाई हुआ, तो मतलब यहां पर 3 लाख शेयर्स इशू हो जाना चाहिए 30 जून को। क्या आप बोल रहे हो कि 30 जून तक को 3 लाख शेयर्स क्या इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, आप सोचो आराम से। क्या इस दिन हम शेयर्स इशू करवा दें? नहीं कराओगे ना, क्योंकि क्या कहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने ये कहा कि 31 दिसंबर को चेक करेंगे कि 20 लाख के ऊपर अगर गया प्रॉफिट तो आपको दिया जाएगा शेयर्स। अब आप बोलोगे तो क्या हुआ, अभी भी तो क्रॉस हो गया, तो क्या हुआ, आगे आने वाले 2 क्वार्टर में अगर आपका नुकसान हो जाता है तो प्रॉफिट गिर भी तो सकता है। मान लो अभी तक दिख रहा है 23 लाख, पर अगले महीने आपका नुकसान हो गया 5 लाख रुपीस का, तो प्रॉफिट तो गिर के 18 लाख पे आ जाएगा और 20 लाख से नीचे चला जाएगा, आपको शेयर्स मिलेगा नहीं। क्योंकि ये चीज देखा जाएगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को देखा जाएगा कि आपका क्या 20 लाख क्रॉस किया कि नहीं किया। तो यहां पर जबकि जून में आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया,
जून में आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया और पोटेंशियली आप एलिजिबल भी हो कि आपको 3 लाख रुपीस एक्स्ट्रा जो कमाया उस पे 3 लाख शेयर्स मिल जाना चाहिए, आप ये एलिजिबल भी हो। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप तब तक एलिजिबल नहीं हो तब तक 31 दिसंबर ना आ जाए, क्योंकि क्या पता कल आपका नुकसान हो जाए, और कल अगर आपका नुकसान होगा जो और रिमेनिंग 6 मंथ बचा हुआ है उसमें अगर आपका नुकसान हो जाएगा और प्रॉफिट आपका नुकसान होने के बाद गिर के 20 लाख के नीचे चला जाएगा तो थोड़ी ना आपको शेयर्स मिलेगा। समझ में आपको? इसलिए 30 जून को हम शेयर्स इशू नहीं करेंगे। शेयर्स ऑफ फ्यूचर में इशू होगा, हाँ ये कह सकते हो कि पोटेंशियली आज के हिसाब से हम लायक है कि हमें शेयर्स मिले, पर शेयर्स रियल में इशू नहीं होगा। पर रिटेल आउटलेट में ऐसा नहीं, रिटेल आउटलेट खुल गया तो शेयर्स मिल जाएगा, भले बाद में बंद हो जाए फर्क नहीं पड़ता, खुल गया ना। तो रिटेल आउटलेट जैसे मई को खुला तो मई को 5000 शेयर्स दे दिया जाएगा, रिटेल आउटलेट 1 सितंबर को खुला तो 1 सितंबर को इतना शेयर्स दे दिया जाएगा। लेकिन सेकेंड क्वार्टर में आप 20 लाख क्रॉस कर दोगे ना तो भी आपको शेयर्स नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कब? 31 दिसंबर तक। और 31 दिसंबर को ही चेक किया जाएगा कि अगर 20 लाख क्रॉस होता है तो ही आपको शेयर्स दिया जाएगा। अगर 31 दिसंबर तक आपका टोटल प्रॉफिट मिला के 20 से नीचे तो आपको शेयर्स नहीं मिलेगा, ये आपको समझना है। तो हमने ये समझा कि 30 जून को हालांकि हमने 20 लाख क्रॉस कर दिया है पर फिर भी शेयर्स हमें मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? हम डाइल्यूटेड ईपीएस में दिखाएंगे, यहां पर हम दिखाएंगे शेयर्स ये इशू हो सकता है फ्यूचर में, पर हुआ नहीं है, होगा तो 31 दिसंबर को ही, ये आपको समझना है। फिर आप देखो ना 30 सितंबर जब आएगा, 30 सितंबर को तो दिख रहा है 19 लाख का प्रॉफिट, तो 30 सितंबर को हम डाइल्यूटेड ईपीएस में नहीं दिखाएंगे कि कोई शेयर्स इशू होगा, क्योंकि 20 लाख तो क्रॉस किया ही नहीं। तो यहां पर देखो फिर से गिर गया ना प्रॉफिट यहां पर, और अगर मान लो 31 दिसंबर तक भी 20 लाख से नीचे रहता तो फिर शेयर जाता ही नहीं। ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर मैंने आपको ये चीज समझाया। अभी हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करने के लायक बन गए तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक क्वार्टर का मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों समझाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आराम से समझेंगे। सो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले मैं लेता हूं फर्स्ट क्वार्टर। मैं आपको टेब्यूलर फॉर्म में नहीं सिखाऊंगा जैसे उन्होंने कराया, क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा, फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ज्यादा बेटर है मैं जैसे आपको करा रहा हूं वैसे आपको करना है। फर्स्ट क्वार्टर का बात करें, यानी ये फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का हम निकालेंगे एक तो बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक हम निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, ये दोनों हम निकालेंगे, है ना, ये दोनों निकालेंगे। तो यहां पर आप देखो फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट देखो कितना हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट आपका 11 लाख है। तो ये टोटल प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू क्या है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लिखा हुआ है, ये कंसोलिडेटेड ईयर टू प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी, यानी ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट आपका बेसिक में आएगा 11 लाख और ये प्रॉफिट आपका डाइल्यूटेड में आएगा। आगे कुछ ऐड होना है तो बात अलग है डाइल्यूटेड में, पर 11 लाख का ये प्रॉफिट है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। क्या जनवरी टू मार्च तक, क्या जनवरी टू मार्च तक कोई रिटेल आउटलेट खुला? नहीं खुला, क्योंकि रिटेल आउटलेट तो पहला कब खुला, मई में खुला। जनवरी टू मार्च तक रिटेल आउटलेट नहीं खुला, तो कोई एडिशनल 5000 शेयर्स यहां पर दिया नहीं गया था, ये आपको समझना है। और दूसरा, क्या जनवरी टू मार्च तक कोई आपका 20 लाख से प्रॉफिट क्रॉस हुआ, जिसका बारे में बोला गया था ना कंटिजेंटली इशूएबल शेयर से 20 लाख क्रॉस होगा, क्योंकि 20 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ। तो यहां पर आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको फ्यूचर में शेयर्स देना पड़ेगा, यहां पर कोई टेंशन भी नहीं कि फ्यूचर में शेयर्स देना पड़ेगा, यानी हम फ्यूचर में भी शेयर्स देना पड़ेगा, अभी तक हम श्योर नहीं हुए क्योंकि कंटिजेंट है ये। अगर ऐसा नहीं बोला कि फ्यूचर में शेयर्स दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, अभी तक तो 20 लाख का प्रॉफिट ही आपका नहीं हुआ। तो यहां पर डाइल्यूटेड ईपीएस में भी वो 20 लाख वाला जो क्राइटेरिया है ना, मतलब दोनों कंटिजेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है 31 मार्च तक, ना रिटेल आउटलेट कोई खुला है और ना ही कोई आपका 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट गया है, तो दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं है, तो दोनों का एडजस्टमेंट नहीं होगा। यानी अल्टीमेटली रहेगा क्या, जो पुराना 10 लाख शेयर से सिर्फ वही रहेगा। कहां पर, यहां पर भी 10 लाख ही रहेगा और यहां पर भी क्या रहेगा, 10 लाख ही रहेगा। तो यहां पर आप देखो 11 लाख को डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 10 लाख करेंगे, कितना आएगा, ये 1.10 आ गया आपका आंसर, ये भी आ गया 1.10। फर्स्ट क्वार्टर का आंसर हमारा खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में प्रोसीड करेंगे। सेकेंड क्वार्टर क्या हो जाएगा, अप्रैल टू जून। पूरा समझ में आया, ध्यान से देखते रहो, पूरा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहां पर आप देखो जनवरी टू मार्च का हम इनका आंसर एक बार देख लेते हैं। देखो 1.10 परफेक्ट है, एंड इधर भी देखो 1.10 परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा फर्स्ट क्वार्टर एकदम परफेक्टली हुआ। अब सेकंड क्वार्टर का बात करते हैं। सेकंड क्वार्टर में भी हम क्या निकालेंगे, बेसिक ईपीएस निकालेंगे और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, ये दोनों निकालेंगे। यहां पर हमने ये लिया, तो यहां पर आप देखो प्रॉफिट कितना हुआ, सबसे पहले आप ये देखो 30 जून तक आपका 23 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने सेकंड क्वार्टर में कमाया कितना, मैंने यहां पर लिखा हुआ, ये देखो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा था अप्रैल टू जून आपने 12 लाख कमाया था, निकाला था ना हमने, तो यहां पर 12 लाख आएगा ऊपर
और नीचे भी आएगा 12 लाख, ये आ गया आपका, ये तो हमें समझ में आया। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख तो हो गई, जो पहले से आउटस्टैंडिंग है वो शेयर्स तो होंगे ही होंगे, जो स्टार्टिंग से आउटस्टैंडिंग है 10 लाख शेयर्स, ये तो आना ही है। अब हम देखेंगे कि क्या अप्रैल टू जून में कोई खिचड़ी पका, ये हम देखेंगे। तो देखो अब अप्रैल टू जून में क्या हुआ, अप्रैल टू जून के बीच में एक रिटेल साइट खुल गया, एक रिटेल साइट खुल गया कितने तारीख को, 1 मई को एक रिटेल साइट खुला, 1 मई को आप देख सकते हो एक रिटेल साइट खुल गया अप्रैल टू जून में, 1 मई को एक रिटेल साइट खुला। तो यानी 1 मई को रिटेल साइट खुला, तो ये शेयर्स का भी इशू हुआ, 1 मई को इशू हुआ आपका। और हम यहां पर बना रहे अप्रैल में जून 3 मंथ्स का बना रहे है ना, अप्रैल में जून 3 मंथ्स का बना रहे, और आपका रिटेल सेट खुल गया तो 5000 शेयर्स इशू हुआ, 5000 शेयर्स इशू हुआ, ये हमें समझ में आया। पर अब बताओ क्या ये 5000 शेयर्स पूरा एंटायर क्वार्टर में यूज हुआ है, पूरा एंटायर क्वार्टर में तो इस 5000 शेयर्स का हमने बेनिफिट नहीं लिया है ना, यूज नहीं हुआ है ना। हाँ देखो मैं बता रहा हूं, जब हम शेयर्स इशू करते तो पैसा आता हमारे पास, या तो हमारे पास पैसा आता है, या फिर हम अब हमारे पास रिटेल आउटलेट है, तो रिटेल आउटलेट से हम कमाएंगे ना। तो यहां पर आप समझो जो 5000 शेयर्स हमने इशू किया, क्यों किया, क्योंकि रिटेल आउटलेट खुला, तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ, रिटेल आउटलेट खुला तभी तो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो इससे हमने बेनिफिट जो है कब से दिया, हमने कब से मिला हमें इसका बेनिफिट, इसका बेनिफिट तो हमें 1 मई से मिला ना, जिस दिन से हमने शेयर इशू किया। तो 1 मई से लेके यानी मई और जून का पूरा महीना तो इस शेयर का कंजम्पशन हुआ है, यूज हुआ है, पर अप्रैल का महीना तो यूज हुआ ही नहीं है। तो इसलिए हम जब बेसिक ईपीएस निकालेंगे तो 5000 को हम लोग 2 मंथ्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे आउट ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि हम क्वार्टर का निकाल रहे हैं। तो 12 मंथ्स नहीं चाहिए, पर हम पूरा साल का करते तो हम 12 मंथ्स के हिसाब से देखते कि कितना मंथ्स आपका कंज्यूम हुआ है, पर यहां पर तो 3 मंथ्स है, अप्रैल मई जून, जिसमें से मई और जून का कंजम्पशन हुआ है, तो हमने 2 मंथ्स का ही हमें लेना, यानी 5000 सेट्स पूरा नहीं आएगा बेसिक में, टाइम वेट लगेगा, जो मैंने टाइम वेट आपको सिखाया था, टाइम वेट के हिसाब से 2 मंथ्स का ही टाइम वेट लगेगा फ्रॉम आउट ऑफ 3 मंथ्स। तो यहां पर 3 मंथ्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं अप्रैल टू जून का ले रहा हूं, आपका क्वार्टर का ले रहा हूं, क्वार्टर में 3 मंथ्स ही होते हैं, तो आउट ऑफ 3 मंथ्स 2 मंथ्स आपका यूज हो रहा है, तो 2 मंथ्स का हमने यहां पर ले लिया, तो ये हमारा बेसिक में आ गया। ये बेसिक में क्यों है, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों है बेसिक में, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुका है, इसलिए ये बेसिक में है, शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुका है इसलिए बेसिक में आया, अदरवाइज नहीं आता। तो बेसिक में आया कितना आएगा, 5000 इंटू 2/3 कितना, 3333 शेयर्स इतना इशू करा जाएगा, ये हमने समझा। अब आप आगे देखो, आगे अगर हम बात करें, यहां पर भी इन्होंने बोला था कि कॉन्सोलिडेट ईयर टू डेट प्रॉफिट अगर 20 लाख क्रॉस कर जाएगा 31 दिसंबर तक तो शेयर्स दिया जाएगा, 1000 रुपीज पे 1000 शेयर्स दिया जाएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हाँ 30 जून तक तो 23 लाख शेयर्स 23 लाख का प्रॉफिट हो गया है, मतलब 20 लाख को क्रॉस कर गया है, यानी 3 लाख प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है। तो 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जब 1000 रुपीज पे 1000 शेयर्स दिया जाएगा, तो 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट में 3 लाख शेयर्स दिया जाएगा। पर क्या शेयर्स दे दिया जाएगा, नहीं, शेयर्स तो कब मिलेगा, 31 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, 31 दिसंबर तक अगर 20 लाख क्रॉस होगा तभी कंफर्म होगा कि कितना शेयर्स मिलेगा। इसलिए 30 जून को एक फूटी कोड़ी का भी शेयर्स नहीं मिलेगा आपको, ये आपको समझना है। ये चीज सिचुएशन दिखा जाएगा 31 दिसंबर को, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर नहीं आने वाला। जो प्रॉफिट का शेयर्स बेसिक में दिया ही नहीं जाएगा तो बेसिक में क्यों आएगा, बेसिक में तो वही आता है जो दे दिया जाता है, तो यहां पर शेयर्स नहीं दिया जा रहा। हाँ यहां पर आज का जो सिचुएशन है, आज का जो सिचुएशन है, यहां तक हमने 23 लाख का प्रॉफिट कमा लिया है ना। तो आज का सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो हाँ हमने 23 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो पोटेंशियली फ्यूचर में 3 लाख शेयर्स देना पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, उसके हिसाब से पोटेंशियली 3 लाख शेयर्स बनता है जो मैं देना पड़ सकता है। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में तो आएगा, तो डाइल्यूटेड ईपीएस में तो हम ये डालेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में तो जाएगा ना, आज का जो सिचुएशन कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है उसके हिसाब से हम डालेंगे। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, 10 लाख पे सबसे पहले तो देखो ये 5000 का एक तो आएगा 2/3 जो बेसिक में है वो यहां पर भी आ जाएगा, प्लस 5000 इंटू 1/3 ये भी आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये पूरा ही आएगा, डाइल्यूटेड में तो पूरा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो 5000 जो शेयर्स यूज किए तो पूरा पीरियड ही रहेगा, इसलिए पूरा का पूरा 5000 ही आया। क्योंकि बेसिक में हमने 2/3 दिखाया क्योंकि आज का बात हो रहा है, पर फ्यूचर में तो पूरा ही 5000 शेयर्स ही इशू हुआ रहेगा, इसलिए पूरा 5000 लिया जाएगा। इसमें टाइम वेट का जरूरत नहीं, पूरा 3 मंथ्स का लिया जाएगा 5000, जो ये पूरा हमने 5000 ले लिया। और इसके अलावा जो 23 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है, 20 लाख के ऊपर 3 लाख आपने एक्स्ट्रा जो कमाया है, वो 3 लाख का शेयर्स आपको फ्यूचर में देना पड़ सकता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रॉफिट 20 लाख क्रॉस कर गया है। तो आज के हिसाब से, आज के सिचुएशन के हिसाब से आपका 3 लाख का शेयर्स देना बनता है फ्यूचर में। तो आप ये 3 लाख शेयर्स को क्या करोगे, डाइल्यूटेड ईपीएस में डालोगे, है ना। ये हमने समझा। तो यहां पर अब इससे हम क्या करेंगे, हमने दोनों निकाल लिया, दोनों में निकालेंगे। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 12 लाख प्रॉफिट दोनों जगह पे जाएगा, 10 लाख शेयर्स दोनों जगह पे जाएगा। यहां पर जबकि शेयर्स इशू हो चुका है इसलिए बेसिक में आ रहा है, पर शेयर इशू हुआ 1 मई को, तो मई और जून का टाइम वेट के हिसाब से 2 मंथ्स का हमने निकाल लेंगे।
बात खत्म। और यहां पर हम पूरा लेंगे क्योंकि फ्यूचर में तो पूरे कोई टाइम वेट रहेगा ना, फ्यूचर में तो फुल टाइम ही लगेगा। ये 5000 फ्यूचर में तो पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा महीने रहेगा, इसलिए यहां पर पूरा 3/3 मंथ्स ही लगेगा पूरा का पूरा। और अगर हम बात करें कि जो 20 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा कमाई हुआ है 3 लाख, उस 3 लाख पे 3 लाख शेयर्स देना बनता है, पर दिया तो नहीं है, दिया नहीं है इसलिए यहां पर जीरो है, दिया नहीं है। पर फ्यूचर में देंगे ना इसलिए डायलूटेड में आ जाएगा, क्योंकि जो डायलूटेड में वही तो आता है जो फ्यूचर में देंगे, तो यहां पर आ गया। सो ये हमने समझा भी, मैंने अच्छे से बेस्ट कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 333 आएगा ना, ये आ जाएगा। एंड इससे हम आंसर निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, 1.196, ये हमारा आंसर है। एंड इधर भी अगर हम देखें 12 लाख डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 10 लाख, 13 लाख 5,000, यानी 12 लाख डिवाइडेड 13 लाख 5,000 कितना आ रहा है, 0.919। एक बार फिर से कर लेता हूँ, 12 लाख डिवाइड बाय 13 लाख 5,000, 0.919 आ रहा है, यानी 0.92 होगा। चलो 0.919 ही लिख देते हैं। तो हमने आंसर निकाल लिया। ये दोनों आंसर हमारा आ गया, ये भी हम चेक कर लेते हैं हमारा परफेक्ट है या नहीं है। 1.20 है, 1.196 यानी 1.20 होते हैं, राउंड ऑफ कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्ट है। एंड इधर वाला देख लेते हैं 0.92, ये भी परफेक्ट है क्योंकि 0.919 क्या होता है, 0.92 तो होता है। तो दोनों हमारा करेक्ट है, दोनों परफेक्ट है। यहां तक मतलब हमने फर्स्ट क्वार्टर भी निकाल लिया, हमने सेकंड क्वार्टर भी निकाली एकदम अच्छी तरीके से समझ के। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर क्या हो गया, जुलाई टू सितंबर, है ना, जुलाई टू सितंबर थर्ड क्वार्टर हो गया। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, बेसिक ईपीएस निकालेंगे और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। ये आपको समझना है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों निकाला जाएगा यहां पर। तो यहां पर आप देखो, यहां पर हम तीन चीज निकाल सकते हैं, तीन चीजों का चर्चा होगा यहां पर। बताऊं क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना तो थर्ड क्वार्टर में आपको क्या दिखेगा, थर्ड क्वार्टर में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी है और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें तीन अलग अलग ईपीएस निकालना चाहिए। एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस निकलेगा, एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस निकलेगा और एक कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड दोनों का आपका ऑपरेशन का निकलेगा, आपका जो ईपीएस निकलेगा। पर पहले एक बार मैं क्या करूंगा, हालांकि यहां पर इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड दोनों मिला के निकाला, तो एक बार वो निकाल देता हूं, फिर बाद में तीनों का निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड दोनों मिला के, है ना, एक साथ इकट्ठा लेके मैं निकाल रहा हूं। अभी फिलहाल समझाऊंगा, वो भी पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, पहले एक बार ये देख लो, क्योंकि पहले जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो तो हम सीख जाए अच्छी तरीके से, तो आपको ज्यादा मजा आएगा ना। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर मान लो कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड दोनों मिला के, क्योंकि इंक्लूडिंग है 4,50,000, इस 19 लाख के अंदर ये लॉस भी इंक्लूडेड है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या 19 लाख का ही प्रॉफिट है टिल डेट। और हमने निकाला था इससे कि हमारा लॉस आ रहा है 4 लाख का, जुलाई टू सितंबर में नुकसान आ रहा है। तो ये 4 लाख का जो नुकसान है ये माइनस पे रहेगा, माइनस 4 लाख यहां लिखेंगे, है ना, ये हमने लिख दिया। और यहां पर भी क्या आएगा, -4 लाख यहां पर भी लिखेंगे, ये हमने दोनों लिख दिया। बात खत्म यहां तक, 4 लाख आपका माइनस पे लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेगा, 10 लाख शेयर्स तो रह गई, और यहां पर भी 10 लाख शेयर्स तो रह गई आपका, ये हमें पता चल चुका है। अब आप देखो, अब हम बात करेंगे रिटेल आउटलेट का, पहले बात करेंगे। तो देखो ना, पहले टाइम में, पहले टर्म में हमने अप्रैल में जून में एक रिटेल आउटलेट खुला था, जिसका तो 2 मंथ दिखाया था, क्योंकि ये मई में इशू हुआ था, तो मई में 5,000 शेयर्स इशू किया गया था, मई में 5,000 शेयर्स इशू किया गया था, इसलिए मई और जून का ही हमने सिर्फ दिखाया था। पर ये जो 5,000 शेयर्स आपने मई में इशू किया था, जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीना में तो ये एग्जिस्ट करेगी, इसलिए 5,000 शेयर्स तो पूरा का पूरा ही आएगा यहां पर, है ना। ये कौन सा वाला है, ये फर्स्ट मई वाला है, ये पूरा 3 मंथ्स का होगा, पूरा का पूरा 3 मंथ्स का ही होगा ये आपको समझना है। और ये 5,000 जब बेसिक में आ रहा है तो ऑब्वियस बात है डाइल्यूटेड में भी आएगा, क्योंकि बेसिक का तो सारा चीज डाइल्यूटेड में तो आता ही है, डाइल्यूटेड में और एक्स्ट्रा भी आता है। तो ये 5,000 3 मंथ्स का ये आपका आ जाएगा, कौन सा, ये मई वाला है, ये तो आएगा ही आपका। अब इसके अलावा हम देखते हैं, इसके अलावा क्या अभी कौन सा पीरियड चल रहा है आपका, जुलाई अगस्त सितंबर। हमें चेक करना है कि क्या जुलाई अगस्त सितंबर में कोई रिटेल आउटलेट खुला है। देखो सितंबर में खुला है ना, 1 सितंबर को खुला,
जुलाई अगस्त सितंबर है और खुला कब 1 सितंबर को। यानी ये जो 5000 शेयर इशू हुआ ये कंज्यूम हुआ उस पीरियड में सिर्फ 1 मंथ ही, क्योंकि जुलाई में नहीं था, ये अगस्त में नहीं था, 1 सितंबर को इशू किया गया, यानी सितंबर का मंथ यानी 1 मंथ का ही है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो 5000 हम यहां पर लेंगे, ये 5000 हम लेंगे ओनली 1 मंथ का, 1 मंथ बाय 3 मंथ्स, सिर्फ 1 मंथ का ही लेंगे क्योंकि ये सितंबर में इशू किया गया है ना, तो 1 मंथ का रहेगा। लेकिन डायल्यूटेड में तो पूरा ही लेंगे, डायल्यूटेड में तो पूरा ही 3 मंथ्स लेंगे, ये आपको समझना है, डायल्यूटेड में पूरा ही लेने वाले हम। हाँ यहां पर हमने बेसिक में लिया कितने का, 1 मंथ का लिया, पर डायल्यूटेड में तो फ्यूचर में तो पूरा ही रहेगा, तो फ्यूचर के लिए हिसाब से हम पूरा ले लेंगे, ये हमने ले लिया। मतलब रिटेल आउटलेट का कहानी खत्म। एक 5000 आया था जो कि पहले से इशूड था, तो इस साल तो पूरा, इस क्वार्टर में तो पूरा पीरियड ही रहा है, ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। और दूसरे वाले केस में हमने बोला कि जो सितंबर में बेसिक में तो आपका जितना पीरियड के लिए वो इशू हुआ था 1 मंथ का ही था, सितंबर में इशू हुआ है तो 1 मंथ ही वहां पर कंज्यूम हुआ है, तो 1 मंथ का वहां पर रहेगा। और डायल्यूटेड में तो पूरा ही आएगा आपका, डायल्यूटेड में पूरा ही आना है आपका, ये हमने समझ लिया। अब आगे हम देखेंगे कौन सा कंटिजेंसी वाला। तो कंटिजेंसी की अगर हम बात करें तो वो तो आएगा नहीं, क्योंकि वहां पर क्या कहा गया था, 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट क्रॉस करेगा ना तो ही शेयर्स दिया जाएगा, अदरवाइज शेयर्स नहीं दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि एज ऑन डेट उस दिन तक 19 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है तो मतलब ना ही ऊपर आएगा ना ही नीचे आएगा, यहां पर भी 0 रहेगा और यहां पर भी 0 रहेगा, क्योंकि डायल्यूटेड में भी तभी आता जब 20 क्रॉस करता, तो 20 तो क्रॉस कर ही नहीं रहे, इसलिए यहां पर भी आने वाला नहीं है, आपको ये समझना है। तो चलिए हमने समझ लिया ये, और इस तरीके से हमने परफेक्टली निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेते हैं। इधर होगा 4 लाख माइनस पे रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 10 लाख 5000, और इधर ये आएगा 1667, ये तो आएगा 5000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हाँ 1666 आ रहा है, यानी 10 लाख 6667 आएगा शेयर्स आपका। तो हम करेंगे 4 लाख माइनस वाला डिवाइड बाय 1000667, यार आपका 0.397 ब्रैकेट में आएगा आपका, ये आपको समझना है, माइनस पे आएगा ना क्योंकि माइनस है आपका, 0.397 आपका माइनस पे रहेगा, आपको ये समझना है। और इधर का अगर हम बात करें 4 लाख माइनस पे रहेगा, डिवाइड बाय कितना 10 लाख, और 10 लाख 10,000 ये आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड 10 लाख 10,000, ये हो गया 0.396, ये भी माइनस पे रहेगा। और यहां पर डायल्यूटिव एंटी डायल्यूटिव का कुछ केस मुझे आपको समझाना है, ये मैं समझाऊंगा, पर थोड़ा सा शांति रखो, मैं पूरा ही समझाऊंगा, यहाँ पर कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूटी पूरे समझाऊंगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है ना। पर ये जो एग्जाम के हिसाब से जो सोल्यूशन है वो एक बार मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ये एक बार आपको मैं आंसर रख देता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, इसमें हम फिर से आएंगे, पर मेरी बात सुनो और मुझे एक बार खत्म करने दो ना, तब मुझे अच्छा लगेगा समझा के। फोर्थ क्वार्टर की हम बात करेंगे, अभी वो थर्ड क्वार्टर पेंडिंग है, हाँ कहीं मत जाना। बेसिक ईपीएस और रहेगा डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है, ये दोनों है आपका। तो फोर्थ क्वार्टर में हम देखते हैं, फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ आपका, फोर्थ क्वार्टर में हमारा कमाई हुआ 10 लाख, ये हमने निकाला था क्योंकि 19 लाख से सीधा 29 लाख पे पहुंच गया, तो फोर्थ क्वार्टर में हमने कमाया है 10 लाख, यहां पर भी आएगा 10 लाख। और 10 लाख शेयर्स तो पहले से इशू थी, जो हम पहले से हमेशा डालते हैं, एकदम स्टार्टिंग से 10 लाख शेयर्स इशू था ना, ये आपका पूरा ही आ जाएगा, 10 लाख पूरा आ चुका है। अब देखो क्या फोर्थ क्वार्टर में कोई आउटलेट खुला, नहीं खुला, 1 सितंबर के बाद आउटलेट नहीं खुला, लेकिन जो मई में आउटलेट खुलने का 5000 शेयर्स दिया था, अब वो 5000 शेयर्स तो एग्जिस्ट करेगा फोर्थ क्वार्टर में, अक्टूबर में भी रहेगा, नवंबर में भी रहेगा, दिसंबर में भी रहेगा, और जो 1 सितंबर को 5000 शेयर्स दिया गया था वो भी अक्टूबर में भी रहेगा, नवंबर में भी रहेगा, दिसंबर में भी रहेगा। यानी देखा जाए तो दोनों 5000 शेयर्स जो है ये पूरे 3 महीने में रहेंगे। तो यहां पर बेसिक में क्या आएगा, बेसिक में पूरा ही 5000 आ जाएगा, और ये भी पूरा ही 5000 आ जाएगा। ये कौन सा मई वाला और ये कौन सा सितंबर वाला, टाइम वेट पूरा ही लगेगा। और ये वाला सेम डाइल्यूटेड में भी आ जाएगा, क्योंकि डाइल्यूटेड में बेसिक तो पूरा आता ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा से भी आ जाता है। तो ये हमने समझा, ये वाला तो आउटलेट आ जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर 29 लाख प्रॉफिट हुआ है, 29 लाख का प्रॉफिट है। तो यहां पर देखा जाए तो 20 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। तो 9 लाख रुपीस पे अगर 1000 रुपीस पे 1000 शेयर्स दिया जाएगा, तो 9 लाख रुपीस पे कितना शेयर्स दिया जाएगा, 9 लाख शेयर्स दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 9 लाख शेयर्स जो दिया जाएगा ये कब दिया जाएगा, ये 9 लाख शेयर्स तो 31 दिसंबर के बाद दिया जाएगा, 1 जनवरी को, क्योंकि 31 दिसंबर की शाम को तो पता चलेगा कि 29 लाख का कमाई हुआ है।
तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होगा 31 दिसंबर की शाम को, यानी 31 दिसंबर तक शेयर्स इशू हुआ नहीं रहेगा। अगर हुआ भी होगा, मान लो 31 दिसंबर की शाम को शेयर्स इशू हो भी गया, तो बेसिक में तो हम टाइम वेट लेते हैं, तो हम देखेंगे टाइम वेट क्या 1 डे भी नहीं है, 0 डे। तो यहां पर अगर आप बोलोगे बेसिक में सर ये लो ना 9 लाख क्योंकि शेयर्स तो इशू हुआ है, तो ठीक है मैं 9 लाख ले लूंगा, पर 0 डेज रहेगा ना आपका, यहां पर 0 डेज रहेगा, क्योंकि आपका टाइम वेट फैक्टर में तो एक दिन भी ये कंज्यूम नहीं हुआ है। जैसे हमने आउटलेट में देखा था कि 1 सितंबर को हुआ था, तो जुलाई का सितंबर में हमने 1 महीना लिया था, है ना, और मई में हुआ था तो मई और जून का हमने लिया था उस क्वार्टर के हिसाब से। तो यहां पर कैसे ले, यहां पर तो टाइम वेट 0 है आपका, क्योंकि 31 दिसंबर की रात को ही तो शेयर्स कंफर्म होगा कि कितना कमाया है, तो 31 दिसंबर की रात को या 1 जनवरी को शेयर्स मिलेगा, तो इसका टाइम वेट तो 0 रहेगा। इसलिए आपको समझना है कि यहां पर बेसिक में नहीं आएगा, क्योंकि शेयर्स मान लो नेक्स्ट डे ही इशू होगा, तो 31 दिसंबर तक शेयर्स इशू नहीं हुआ है, और अगर शेयर्स इशू नहीं हुआ तो बेसिक में नहीं आएगा, इसलिए यहां पर 0 ही होगा, यहां पर 0 ही होगा। आपको ये मुझे समझाना था, आई होप आपको समझ में आया। लेकिन जब मैं डाइल्यूटेड का बात करूं तो फ्यूचर में तो शेयर्स इशू होगा, कितना होगा 9 लाख होगा, क्योंकि ये 29 लाख का प्रॉफिट है, इसके हिसाब से एलिजिबल है, तो 9 लाख होगा आपका यहां पर। तो ये 9 लाख हम डाल देंगे, यहां पर ये 9 लाख हम डालेंगे। तो यहां पर अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने नहीं लिया था, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा कमाई सिर्फ था कितना, हमारा कमाई था सिर्फ 11 लाख का, 11 लाख के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो रहा था, तो डीपीएस में भी नहीं आया। पर सेकंड क्वार्टर में 23 लाख था, तो 3 लाख का एलिजिबल था, मिला नहीं था, तो 3 लाख आपका डीपीएस में आया। पर थर्ड क्वार्टर में फिर से टोटल प्रॉफिट 19 लाख था, तो एलिजिबल नहीं था, तो इसलिए नहीं आया। पर फोर्थ क्वार्टर में 9 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, तो एलिजिबल है 9 लाख शेयर्स का, जो कि फ्यूचर में मिलेगा, कल मिलेगा, मतलब फ्यूचर ही हो गया, तो अभी तक मिला तो नहीं है, इसलिए डीपीएस में 9 लाख आ जाएगा, पर बेसिक ईपीएस में नहीं आने वाला। सो बस मुझे ये आपको समझाना था। तो यहां पर अब हम करते हैं 10 लाख डिवाइडेड 10 लाख 10,000, ये तो आपका इतना होगा, ये हमने समझा। और इधर का अगर मैं बात करूं तो 10 लाख होगा डिवाइडेड बाई 10 लाख, और 19 लाख 10,000 होगा। ये दोनों का आंसर निकालेंगे, 10 लाख डिवाइडेड 10 लाख 10,000, कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है। ये 0.99 आ गया, एंड नीचे वाला 10 लाख डिवाइडेड 19 लाख 10,000, ये 0.5235 यार आपका। तो आंसर हमारा दोनों आ चुका, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 0.99 परफेक्ट है हमारा, 0.5235 ये भी परफेक्ट है, तो आंसर हमारा सारा परफेक्ट है। तो देखो ना, हमने अलग अलग क्वार्टर का सारा निकाल लिया, फर्स्ट क्वार्टर भी निकाला हमने, सेकंड क्वार्टर भी निकाला, थर्ड क्वार्टर भी निकाला, सबका हमने आंसर निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ क्वार्टर का भी निकाला, बस थर्ड क्वार्टर का मुझे कुछ समझाना बाकी, वो मैं समझाऊंगा आपको। एंड फोर्थ क्वार्टर का भी निकाला, और सारा आंसर, सारा ये 0.40 राउंड ऑफ किया हुआ, हमारा आंसर भी 3.39 के आसपास आएगा, परफेक्ट है, सारा आंसर हमारा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर एक और फुल ईयर का, हम फुल ईयर का भी निकालेंगे, फुल ईयर का। लेकिन आपको मैं बता दूं, कितने स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया था, उन्होंने कहा था कि जब आपने सर फुल ईयर लिया था तो यहां पर क्वार्टर हिसाब से क्यों नहीं देख रहे हो। अरे मेरी बात सुनो बच्चों, फुल ईयर जब आप निकालोगे तो आप क्वार्टर को भूल जाना, क्वार्टर को दिमाग में रखना ही मत, यानी ऊपर वाला हिसाब भूल जाओ जब आप फुल ईयर की बात करो। फुल ईयर के बेसिस में नए से काम करो, फुल ईयर का ईपीएस निकलेगा। यहां पर कोई प्लस माइनस नहीं चल रहा है कि इस क्वार्टर का उस क्वार्टर का प्लस करोगे फुल ईयर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल फ्यूचर में देने वाला असेट्स। तो जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे ना, बेसिक में फिर भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, पर डाइल्यूटेड में नहीं कर सकते, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस रियल थोड़े ना, वो तो फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए बता रहे कि कितना ईपीएस फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आप फुल ईयर के बारे में सोचोगे तो ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इसके बारे में प्लीज और प्लीज और प्लीज सोचना मत, और इससे कैलकुलेशन भी मत करना, इससे टैली करके भी मत देखना, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ मैं बता दूं, आप अगर क्वार्टर वाइज जाओगे तो सेकंड क्वार्टर में जो आपका शेयर्स इशू हुआ था उसको हमने कुछ डीपीएस में भी लिया था, पर जब हम ये फुल ईयर का बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल मई जून वालों के लिए तो जुलाई फ्यूचर है, अप्रैल मई जून वालों के लिए तो, अगर मैं अप्रैल मई जून का ईपीएस निकालता हूं तो उसके लिए तो जुलाई फ्यूचर हुआ ना। पर मैं अगर जनवरी से लेकर दिसंबर का ईपीएस निकालूंगा तो थोड़े ना जुलाई फ्यूचर है, जुलाई तो उसी साल में आ जाएगा। इसलिए आपको समझना, वहां पर बेसिक डाइल्यूटेड का खेल में फंस जाओगे। इसलिए जब आप फुल ईयर निकालोगे तो ऊपर का डेटा को मत देखना, पूरा फुल ईयर के हिसाब से हम अलग से करेंगे। तो यहां पर भी मैं अलग से करूंगा, ऊपर वाला डेटा मैं नहीं देखूंगा। कैसे करेंगे, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, ये हम करेंगे यहां पर।
तो फुल ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर फुल ईयर की बात हो रही है। तो अगर हम फुल ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो पूरे के पूरे साल में, पूरे के पूरे साल में कितना कमाया आपने, पूरा साल का बात हो रहा है, अभी क्वार्टर का बात नहीं हो रहा है। तो पूरे के पूरे साल भर में कितना कमाया आपने, 29 लाख कमाया। फुल ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ है कितना, 29 लाख। तो यहां पर प्रॉफिट आएगा कितना, 29 लाख। और यहां पर भी प्रॉफिट आएगा कितना, 29 लाख। ये हमें पता चला, ये तो परफेक्ट है। अब देखो स्टार्टिंग से 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे, तो 10 लाख शेयर्स आपका पूरा का पूरा आ जाएगा यहां पर, ये हमने समझा, यहां तक सही है। अब हम देखेंगे पहले रिटेल आउटलेट का बात कर लेंगे। रिटेल आउटलेट पहला कब खुला, मई को खुला, 1 मई को खुला। तो यहां पर अब पूरा साल देखना, क्वार्टर का मत देखना। उस टाइम क्वार्टर देखा था तो 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स ये सब किया था, 2/3 मंथ्स किया था हमने, है ना, 1/3 मंथ्स किया था। पर अभी क्वार्टर का बात नहीं हो रहा, अभी फुल ईयर का बात हो रहा है। तो फुल ईयर के हिसाब से समझो, फुल ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर फुल ईयर कम कर रहे हैं। इशू कब हुआ, मई को, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स कंज्यूम हुआ। 5000 शेयर्स 1 मई को इशू हुआ ना, तो मई से लेकर दिसंबर तक तो कंज्यूम हुआ, यानी 5000 शेयर्स का हम करेंगे यहां पर प्लस, 5000 शेयर्स का हम प्लस करेंगे 8 मंथ्स बाय 12 मंथ्स, क्योंकि 4 मंथ्स तो यूज नहीं हुआ ना, जनवरी टू अप्रैल तक, मई से दिसंबर तक ही तो हुआ। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, 5000 इंटू 8 मंथ्स बाय 12 मंथ्स। पर डायलूटेड में तो मैं पूरा ही 5000 ले लूंगा, क्योंकि फ्यूचर में तो पूरा ही रहेगा, पूरा ही पीरियड रहेगा आपका। इस साल ही आपका 8 मंथ्स है, अगले साल और फ्यूचर में तो पूरा 12 मंथ्स होगा आपका, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट पूरा स्टार्टिंग से करेगा। तो ये हमने समझा। फिर दूसरा एक और 5000 है, एक और 5000 है, कौन सा याद है, जो सितंबर में इशू किया गया था ना, एक और 5000 है जो कब इशू किया गया था, सितंबर में इशू किया गया था। ये देखो सितंबर में इशू किया गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना, 4 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, 4 मंथ्स होगा ना, 4 मंथ्स कंज्यूम हुआ, तो 4 मंथ्स बाय 12 मंथ्स होगा ये। और यहां पर तो पूरा का पूरा 5000 ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो पूरा ही 12 मंथ्स रहेगा, क्योंकि फ्यूचर पीरियड में तो स्टार्टिंग से ये रहेगा ना सर, फ्यूचर पीरियड में तो यहां पर पूरा 5000 आएगा, पर यहां पर हमने टाइम पीरियड लगा दिया। तो देखो रिटेल आउटलेट का तो कहानी हमने यहां पर खत्म कर दिया। अब बात आता है किसका, एक्सेस, 20 लाख के एक्सेस प्रॉफिट पर शेयर दिया जाएगा। तो 20 लाख का एक्सेस प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल 29 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 20 लाख का एक्सेस प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख। तो 9 लाख में 9 लाख शेयर्स मिलेगा, पर क्या मिल गया, 31 दिसंबर तक तो मिला ही नहीं, वो तो 1 जनवरी को मिलेगा या 31 दिसंबर की रात को मिलेगा। तो यहां पर तो कुछ नहीं आएगा, पर यहां पर आएगा आपका कितना, 9 लाख, यहां पर 9 लाख आएगा। तो देखो क्या मैंने क्वार्टर देखा, नहीं देखा मैंने कोई क्वार्टर, क्यों बेकी बेकी बातें करते हो, क्वार्टर देखना है हर जगह, जरूरी तो नहीं कि प्लस वस करोगे, प्लस माइनस करोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा मत करना। डीपीएस बीईपीएस में भी आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो, पर डीपीएस में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, क्योंकि कहीं कहीं आपका क्वार्टर में जो फ्यूचर था वो यहां पर फुल ईयर में फ्यूचर नहीं है, ये आपको समझना है। इसलिए यहां पर हम ऊपर वाले से कंपेयर ना करेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा सुखमय होने वाला है। 29 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 8 मंथ्स आपका टोटली कर देता हूं ना, देखो ना 8 मंथ्स और 4 मंथ्स 12 मंथ्स ही होता है, यानी अल्टीमेटली 5000 ही आएगा, यानी ये 10 लाख 5000 ही आएगा। आप कर लेना, आपको भरोसा नहीं है तो मैं परफेक्ट हूं, मैं श्योर हूं। यहां पर 29 लाख, ये आएगा 19 लाख 10,000। ये आ जाएगा 10 लाख 5,000 से 2.88, और नीचे वाला आ जाएगा 1.51। तो दोनों हमने आंसर निकाले, हम चेक कर लेते हैं। 2.89 2.88 एक ही बात है, परफेक्ट है। 1.52 1.51 हमने निकाला था, परफेक्ट है, एक ही बात है, 1.52 कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी दोनों आंसर हमारा देखो ना परफेक्ट है। और ध्यान रहे फुल ईयर को क्वार्टर से मतलब मत रखना, फुल ईयर को क्वार्टर से मतलब मत रखना, ये चीज आप ध्यान में रखना, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा। क्वार्टर से इसको कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ये पूरा अलग से मैंने करा है, और ये कराते समय मैंने क्वार्टर को देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया मैंने उसके तरफ, मैंने फुल ईयर के बेसिस में ये किया, और इसका आंसर भी हमारा परफेक्ट है। तो देखा जाए तो क्या हमारा सोल्यूशन यहाँ खत्म होता है, यस हमारा सोल्यूशन पूरा खत्म होता है। लेकिन मुझे एक चीज आपको समझाना है, डेट इज कौन सा, थर्ड क्वार्टर वाला, जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ये मैं आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। सो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। एक कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड दोनों का होगा,
पहले वाला कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का होगा, दूसरे वाला डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का होगा, एंड तीसरे वाला कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों का, सॉरी हाँ दोनों का लेंगे हम ये वाला, है ना। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे थर्ड क्वार्टर का। अब हमें क्या देखना है थर्ड क्वार्टर में, अब ये समझो यहां पर कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना कमाई हुआ, हमें ये देखना है। ये सारा चीज मैं रब कर दे रहा हूँ, हल्का सा, जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ₹19 लाख आपने कमाया एज ऑफ 30 सितंबर 2001 इंक्लूडिंग ₹4,50,000 लॉस फ्रॉम ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी 4,50,000 का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से नुकसान हुआ। तो सोचो ना, अगर ये 4,50,000 का नुकसान नहीं होता तो ऐसा सिचुएशन में टिल 30 सितंबर आपका कमाई कितना होता, 19 लाख जो आज का बैलेंस है आपका टिल डेट, और 4,50,000 का नुकसान नहीं रहता, ये तो प्लस पे रहता। तो ऐसे सिचुएशन में आपका टोटल कमाई होता है 23,50,000, यानी टिल डेट आपका प्रॉफिट रहता है 23,50,000 अगर 4,50,000 का आपका नुकसान डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से नहीं होता। हालांकि 4,50,000 का नुकसान आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से हुआ, इसलिए 23,15 की जगह 50,000 की जगह 19 लाख हुआ आपका। तो हमें पता चला कि 23,50,000 होता कब, जब आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से नुकसान नहीं होता। और हम देखेंगे पिछले टाइम तक कितना आपका प्रॉफिट था, 23 लाख आपका 30 जून तक था, 23 लाख आपका 30 जून तक प्रॉफिट था। और आगे का तो डिसकंटिन्यूड का बात बोला नहीं, तो मतलब हम समझेंगे 23 लाख पूरा का पूरा कंटिन्यूड ऑपरेशन से आपने, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपने प्रॉफिट अर्न किया। और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सिर्फ अगर कंसीडर करें तो आपका टिल 30 सितंबर 23,50,000 का प्रॉफिट होता है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने में आपने कितना कमाया, 23 लाख से आप पहुंचे 23,50,000 में, यानी आपने 50,000 कमाया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं अभी यहां पर कि जो आपका प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट आपका ये यहां पर कितना है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपने 50,000 कमाया है, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आपने गवाया है कितना, 4,50,000 आपने गवाया है। और दोनों का बात करें तो एक तरफ 50 कमाया, एक तरफ 4,50,000 गवाया, तो ये दोनों को मिला दे कंबाइन तो कितना होगा, 50,000 माइनस 4,50,000, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 4 लाख माइनस पे। तो यही तो हमने लिया था, हमने 4 लाख माइनस पे लिया था ना पूरा वाला। आपको मैं दिखा देता हूं थर्ड क्वार्टर वाला, ये देखो 4 लाख हमने माइनस में पूरा लिया था हमने ये वाला, है ना। और ये कैसे, ये कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड दोनों मिला के। सो हमें यह पता चल चुका है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपका क्या प्रॉफिट है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आपका कितना लॉस है, एंड ओवरऑल दोनों मिला के आपका कितना लॉस है, ये हमें पता चला। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर बस यहां लिख देते हैं 50,000 माइनस 4,50,000, जिससे आपका 4 लाख नेगेटिव आया। आपका समझ में आया हमें ये चीज। अब हम देखते हैं, अब अगर हम बात करें कि यहां पर अगर मैं बात करूं इसका बेसिक ईपीएस का, अगर मैं बात करूं, चलो ये पहले बेसिक ईपीएस का बात हो रहा है यहां पर। अगर मैं यहां पर इसको समझाने के लिए, चलो मैं लेता हूं कि अगर मुझे बेसिक ईपीएस निकालना है, क्या निकालना है मुझे, बेसिक ईपीएस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 लूंगा यहां पर मैं, ठीक है। 50,000 मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट है, और बेसिक ईपीएस में एक तो मेरा 10 लाख आई गई, 10 लाख आई गई मेरा। और साथ में अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वार्टर में क्या किस्सा हुआ था। थर्ड क्वार्टर का शेयर्स तो वो सारा सेम ही रहेगा जो मैंने आपको समझा था, 10 लाख शेयर्स तो आएगा बेसिक की बेस में, और जो 5,000 शेयर्स मई में इशू किया था वो पूरा आएगा। और जो सितंबर में आपने इशू किया था उसका 1/3, 1 मंथ का ही आपने यूज किया आउट ऑफ 3 मंथ्स, तो उसका 1/3 आएगा आपका। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि यहां पर 5,000 तो एक आएगा आपका मई वाला, और सितंबर वाले का 1/3 आएगा, यानी 1,667 ही आएगा। और जबकि यहां पर आपका ये थर्ड क्वार्टर का हमने क्यूमुलेटिवली देखा, तो क्यूमुलेटिवली तो आपका 19 लाख का ही मतलब प्रॉफिट है ना ओवरऑल, तो यहां पर आप एलिजिबल नहीं हो। आपको ये समझना, आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो ओवरऑल वो कंटिजेंसी वाला जो आपको शेयर्स मिलेगा एडिशनल। अब क्योंकि ओवरऑल कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड मिला के देखा जाएगा, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो यहां पर, आपको ये समझना है। तो हम यहां पर एलिजिबल नहीं, हमने ये समझ लिया। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हम निकाल देंगे कि हमारा कितना ईपीएस आ रहा है, कितना आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 10 लाख का 6,667, ये आ रहा 0.0496, ये आ रहा 0.0496 आ रहा आपका, इसका आंसर आया। अब अगर मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का बात करूं तो यहां पर हम देखेंगे 4,50,000 का आपका नुकसान हुआ है ना, 4,50,000 का हमारा नुकसान हुआ है। और अगर हम शेयर्स का बात करें तो शेयर्स तो सेम ही रहेगा, 10 लाख शेयर्स पहले से था, 5,000 आपका रिटेल आउटलेट का, और दूसरा 1,667 आपका 1/3 मंथ्स का हमने लिया, ये तो सेम ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 4,50,000 डिवाइड बाई
10,06,667 ना, हाँ यह 0.447 है, ये वाला 0.447 आ गया आपका, ये वाला, ये हमें पता चल गया, ये आपका नेगेटिव में रहेगा, ध्यान रहे ये आपका नेगेटिव में रहेगा। और इधर की अगर मैं बात करूं कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, आप यहां पर कितना दिखाओगे, आप यहां पर दिखाओगे 4 लाख का नुकसान है ना, दोनों मिला के, और शेयर तो वही रहेगा, ये तो हमने ऑलरेडी निकाला वही है, दोनों मिला के तो निकाला था थर्ड क्वार्टर का, ये रहा, ये तो दोनों मिला के निकाले, एंड शेयर तो वही हो रहा है 10,06,667, वही 10 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,667, यानी इसका आपका आंसर तो वही आएगा जो पहले आया था, 4 लाख माइनस वाला डिवाइडेड बाई 10,06,667, पहले भी आया था कि 0.397, हाँ 0.397 नेगेटिव में आएगा आपका, सो हमारा यह है 0.397 नेगेटिव में आ गया ये आपका। अब आगे हमें क्या करना है, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, ये हमने निकाल लिया। अब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस? अब आप यहां पर देखो डाइल्यूटेड ईपीएस का बात करें तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का तो क्या रहेगा, 50,000 ये है प्रॉफिट, है ना, यहां पर 4,50,000 है, डिसकंटिन्यूड वाले का नुकसान है, और यहां पर है 4 लाख आपका टोटल दोनों मिला के नुकसान है आपका। और शेयर सम देखेंगे तो शेयर सम क्या करेंगे, 10,000 तो स्टार्टिंग वाला पूरा ही लिया जाएगा, और जो रिटेल आउटलेट आपने मई में खोला उसका तो 5,000 पहले भी लिया था, अभी भी पूरा 5,000 आएगा। एंड दूसरा वाला जो सितंबर में खोला था, बेसिक में तो हमने 1/3 मंथ लिया था, 1 मंथ आउट ऑफ 3 मंथ्स, पर डाइल्यूटेड तो फ्यूचर में पूरा रहेगा जैसे मैंने आपको समझाया, तो ये 5,000 यहाँ पर पूरा ही आएगा आपका, है ना। और यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया ओवरऑल सेटिस्फाई तो हो नहीं रहा, तो कंटिजेंसी वाले को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 10 लाख, ये तो सेम ही रहेगा, फिर बस प्रॉफिट अलग अलग तो अलग अलग आ रहा है, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी 10 लाख प्लस 5,000 यही रहेगा। अब इससे हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखो पहले वाला आएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख 10,000, यार 0.0495 आपका ये आ गया, 0.0495 है आपका। दूसरे वाला 4,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख 10,000, यार 0.445 नेगेटिव आ रहा है आपका। फिर दूसरा आ रहा है 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 10,000, यार कितना 0.396 नेगेटिव आ रहा है आपका ये। तो हमने एक और चीज मैंने आपको पढ़ाया था, डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन, मतलब मैं आपको ये समझाया था कि अगर जो बेसिक ईपीएस अगर आपका मान लो 5 आता है, अगर बेसिक ईपीएस आपका 5 आता है और डाइल्यूटेड ईपीएस 4 आता है, तो दैट मींस डाइल्यूशन हुआ। डाइल्यूशन का मतलब क्या, ईपीएस गिरना, तो 5 से 4 हुआ मतलब आपका ईपीएस गिरा है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का केस पर कभी कभी हम क्या देखते हैं कि बेसिक ईपीएस 5 आया है और डाइल्यूटेड ईपीएस 6 आ गया, तो उसे हम एंटी डाइल्यूटिव कहते हैं। हम कहते हैं कि एंटी, ये तो डाइल्यूटेड है नहीं, ये तो एंटी हो गया, ये तो बड़ा है उल्टा, तो एंटी डाइल्यूशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वैसा सिचुएशन में अगर मान लो आपका बेसिक ईपीएस 5 है और डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आपका 6 आ रहा है, तो वैसा सिचुएशन में आप 6 नहीं दिखा सकते, आपको फिर बेसिक ईपीएस को ही डाइल्यूटेड ईपीएस मानना है। मतलब ये ध्यान में रखना है कि डाइल्यूटेड ईपीएस कभी भी बेसिक ईपीएस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये चीज हमें चेक करना होता है। पर अगर हम यहां पर देखें कि यहां पर देखो बेसिक ईपीएस है 0.0496 और यहां पर है डाइल्यूटेड ईपीएस 0.0495, तो देखो घटाइए, तो यहां पर तो ये एंटी डाइल्यूटिव का केस है या नहीं है, एंटी डाइल्यूटिव का केस यहां पर नहीं है अगर हम देखें। पर यहां पर अगर मैं देखूं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में कि मेरा पहले 0.447 नेगेटिव है और बाद में डाइल्यूटेड ईपीएस में 0.445 नेगेटिव है, तो आप अगर ब्रैकेट माइनस को अगर मैं हटा दूं तब तो आप बोलोगे हाँ 0.447 बड़ा होता है, 0.445 छोटा होता है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, मतलब ये कहते हैं। पर समझो ना, जो नेगेटिव फिगर अगर होता है तो नेगेटिव फिगर जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। जैसे मैं बोलूंगा 5 से बड़ा 6 होता है, पर -5 से छोटा -6 होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 5 से बड़ा 6 होता है आपको पता है, पर -5 से बड़ा -6 नहीं होता है, -5 से छोटा -6 होता है, -5 से -4 मतलब बड़ा होता है, -4 ज्यादा बड़ा है, -5 कंपैरेटिवली छोटा है। तो वैसे आप यहां पर देखो, यहां पर है 0.447 नेगेटिव, माइनस है 0.447 और यहां पर है माइनस है 0.445, तो देखा जाए तो ये छोटा है ये बड़ा है,
और डायल्यूटेड ईपीएस कभी बड़ा नहीं हो सकता बेसिक ईपीएस से। तो यहां पर हम कहेंगे कि क्या ये एंटी डायल्यूटिव का केस है? यस, ये एंटी डायल्यूटिव का केस है यहां पर, ये आपको समझना है। यहां पर तीसरे वाले का बात करूं, ये देखो पॉइंट है 397, ये क्या है? नेगेटिव है। ये 0.396 नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ 0.397 0.396 होता, तो हम कहते हैं हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, तो डीईपीएस तो छोटा ही होना चाहिए, परफेक्ट है। लेकिन आप समझो माइनस में देखा जाए तो ये -0.397 है और ये -0.396 है, तो देखा जाए तो डायल्यूटेड ईपीएस बड़ा हो गया बेसिक ईपीएस से, है ना, क्योंकि ज्यादा गंदा ये है, ये अच्छा है, इससे बेटर है क्योंकि कम नेगेटिव है ये। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या, ये एंटी डायल्यूटिव का केस है, ये एंटी डायल्यूटिव का केस है। पर इंडेस हमें क्या कहता है? इंडेस सुनना मेरा बात ध्यान से, इंडेस हमें कहता है कि अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूशन नहीं हुआ है, अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूशन नहीं हुआ है, तो कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अगर आपका मान लो एंटी डायल्यूशन का केस दिख भी रहा है, तो भी आपको उसे इग्नोर करना है। आप इसे एंटी डायल्यूटिव नहीं मानोगे, आप उसे डायल्यूटिव ही मानोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से आपको, जबकि पता है कि अगर हम बात करें ऐसे तो एंटी डायल्यूटिव हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते, वैसे सिचुएशन में हम इसी को ही डीईपीएस मान लेते हैं जनरली। पर आपको समझना, इंडेस ये कहता है कि अगर मान लो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कौन सा है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में चेक कर लो, अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूशन का केस है, तो वैसा सिचुएशन में कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है ये दोनों मिला के भी आप एंटी डायल्यूशन मानोगे। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूशन का केस नहीं है ना, तो कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में एंटी डायल्यूशन का केस होने पर भी आप उसे इग्नोर करोगे। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा हाँ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूशन नहीं हुआ, ये 0.496 है, 0.495 है, तो ये एंटी डायल्यूटेड नहीं है, ये डायल्यूटेड ही है, ये डायल्यूटिव ही हुआ है। तो अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला डायल्यूटिव हुआ है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ये नेगेटिव में नहीं, ये दोनों पॉजिटिव है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये डायल्यूटेड ही है, ये परफेक्ट है। तो अगर ये डायल्यूटेड है तो हम इसे भी क्या मानेंगे? डायल्यूटिव ही मानेंगे, हम इसे एंटी डायल्यूटिव नहीं मानेंगे। भले ही एंटी डायल्यूटिव है पर फिर भी हम इसे एंटी डायल्यूटिव नहीं मानेंगे, हम इसे डायल्यूटिव ही मानेंगे। सो यहां पर अगर आप देखोगे इनका आंसर में भी इन्होंने एक जगह ये चीज के बारे में मेंशन किया, इन्होंने हालांकि इतना क्लियरली ये चीज नहीं बताया, ज्यादा क्लियरली बताते तो आपको शायद ज्यादा अच्छा लगता देख के। तो यहां पर आप देखो पॉइंट नंबर 14 में आप यहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ, इन्होंने तो एक और चीज गलती की, इन्होंने तो राउंड ऑफ कर दिया पूरा, तो इतना राउंड ऑफ करना सही नहीं लगता है, तो सेम ही कर दिया इन्होंने, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो यहां पर आप देखो, यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द लॉस ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर इज एट्रीब्यूटेबल टू लॉस फ्रॉम ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, द एंटी डायल्यूशन रूल्स डू नॉट अप्लाई। The control number that is profit or loss from continuing operation attributable to the equity shareholders of the parent entity is positive. इन्होंने बोला प्रॉफिट और लॉस आपका पॉजिटिव है, अकॉर्डिंगली द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डीईपीएस। मतलब यहां पर ये यही कहना चाहते हैं कि जो ऑर्डिनरी जो आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो आपका डीईपीएस आपने निकाला, ये आपका डायल्यूटिव नहीं, डायल्यूटिव है, एंटी डायल्यूटिव नहीं है ना। तो कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड में अगर आपको दिखे भी रहा है कि एंटी डायल्यूटिव का केस है, फिर भी आप उसे इग्नोर करोगे, आप उसे डायल्यूटिव ही मानोगे। तो हमारा अगर ये आंसर हम देखें, यहां पर आप ये आंसर देखोगे थर्ड क्वार्टर वाला, ये रहा थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में आप देखो ये आया 0.397 है ना माइनस पे, और ये है 0.396 माइनस पे। तो देखा जाए तो ये बेटर नहीं है, बेटर ये है, क्योंकि छोट ज्यादा कम ज्यादा मतलब ये होता है ना कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव, यहां ज्यादा नुकसान है यहाँ कम नुकसान है। तो जनरली हम इसे क्या कहते हैं? जनरली हम इसे एंटी डायल्यूटिव कहते हैं, और फिर हम डीईपीएस कितना बना देते हैं? हम डीईपीएस मानते हैं 0.397 ही होगा नेगेटिव, क्योंकि एंटी डायल्यूटेड ईपीएस दिखा नहीं सकते आप, जो एंटी डायल्यूटिव का केस है वो हम नहीं दिखा सकते, तो हम ये मान लेते हैं। पर यहां पर बोला गया कि जबकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ऐसा नहीं हुआ है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूटिव का केस देखने को नहीं मिला है, इसलिए हम यहां पर एंटी डायल्यूटिव नहीं कहेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे, और स्टिल हमारा डीईपीएस यही रहेगा 0.396 से रहेगा आपका। आप इसे इग्नोर करोगे एंटी डायल्यूशन को, क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एंटी डायल्यूटिव नहीं हुआ। बस मुझे ये आपको समझाना था। तो अब आप देख सकते हो यहां पर जब आप बनाओगे ना शेड्यूल 3 के हिसाब से डिवीजन टू शेड्यूल 3, तो यहां पर आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से भी ईपीएस दिखाओगे बेसिक और डायल्यूटेड, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से भी आप दिखाओगे बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस, और साथ ही साथ कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से भी आप दिखाओगे बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस। ये आपको समझना है, ये हम दिखाएंगे। चलिए मैं इसका एक आपको दिखाई देता हूं, बेटर रहेगा। एक सेकंड रुको, मैं दिखाई देता हूं, मेरे पास शायद वो फाइल है शेड्यूल वाला, दिखा देता हूं अगर है तो। हाँ, या इसे एक फाइल है शेड्यूल वाला, एंड यहां पर होना चाहिए जो डिवीजन टू शेड्यूल 3 है ना,
यहां पर आप देखो अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर ईपीएस निकाला जाएगा किसका, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, दोनों बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला जाएगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सिर्फ। उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का निकाला जाएगा बेसिक और डाइल्यूटेड। उसके बाद निकाला जाएगा दोनों डिसकंटिन्यूड एंड कंटिन्यूइंग दोनों का मिला के एक साथ बेसिक और डाइल्यूटेड निकाला जाएगा। ये तीनों निकाला जाता, तीनों दिखाया जाता अगर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो, है ना। तो ये चीज मुझे आपको समझाना था और जो तीनों मैंने निकाल के आपको दिखाया यहां पर। तो चलिए ये हमने समझ लिया अच्छे से, मैंने आपको कंफर्म भी करवा दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमने ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया इलस्ट्रेशन 12 अच्छे से, एंड सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे इलस्ट्रेशन 13 करेंगे। सो इलस्ट्रेशन 13 बहुत सिंपल लगेगा आपको। आप यहां पर देख सकते हो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपका 30,000 का प्रॉफिट है, हालांकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आपका 36,000 का लॉस है। तो ओवरऑल दोनों को मिला दे तो 6,000 का लॉस आ रहा है, दोनों को मिला दे तो 6,000 का लॉस आ रहा है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 10 लाख है। और इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया मतलब ये डाइल्यूटेड में आएगा, ये अभी तक इशू नहीं हुआ, ये ऑप्शन दिया गया अभी तक, यानी फ्यूचर में शेयर्स इशू होगा तो ये डीईपीएस के अंदर ये आना चाहिए। तो बस सिंपल से इतना ही क्वेश्चन है, आपको पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर कंपनी एक्स वाई फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। फिर नीचे हमसे एक और चीज पूछा, एज्यूम इफ इन द अबव केस लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन इज रुपीज 10 लाख एंड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज रुपीज 36 लाख, कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। ये भी हम बता देंगे, पर पहले हम पॉइंट नंबर ई कर लेते हैं अच्छे से। तो चलो ये वाला भी हम कर लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर भी मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं 3 कॉलम बनाऊं। चलो ठीक है। सो यहां पर अब हम करते हैं, ये कंटिन्यूड वाला रहेगा, कंटिन्यूइंग वाला, ये डिसकंटिन्यूड वाला, एंड ये कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड दोनों वाला रहेगा ये, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखता हूं मैं यहां पर बेसिक ईपीएस अगर हम निकालते हैं तो बेसिक ईपीएस हम कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूइंग में देखो प्रॉफिट कितना है 30 लाख है और नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख, तो यहां पर क्या आएगा 30 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। ऑप्शन वाला तो डाइल्यूटेड में आएगा, यहां तो आएगा नहीं, ये हो गया हमारा। फिर डिसकंटिन्यूड में देखते हैं 36 लाख का नुकसान है, तो 36 लाख आपका यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिवाइड बाय 10 लाख। और कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यू मिला तो दोनों का मिला लेंगे, तो दोनों का जोड़ ले तो 6 लाख नेगेटिव आएगा आपका, डिवाइड बाय 10 लाख ही होगा। तो देखो ना आराम से निकल रही है। ये कितना आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा -3.6, है ना। और ये आ जाएगा आपका -0.6, ये हमने निकाल लिया, तीनों हमने निकाल दिया, 3 -3.6 और ये दोनों को जोड़ लो तो -0.6 ही आएगा। तो बेसिक ईपीएस तो हमने आसानी से निकाल दिया। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होगा, प्रॉफिट तो वही है 30 लाख, 36 लाख ये प्रॉफिट है और 6 लाख का इधर आपका नेगेटिव है, ये सारी चीज तो सेम है। बस अब आपका शेयर्स क्या होगा, एक तो आपका 10 लाख शेयर्स है और 2 लाख शेयर्स का ऑप्शंस के बारे में बताएगा। एक्साइज प्राइस नहीं बोला तो मतलब मान लेंगे 0 एक्साइज प्राइस, मतलब पूरा का पूरा 2 लाख शेयर्स फ्री में देंगे, तो पूरा 2 लाख डीईपीएस का पार्ट बनेगा, क्योंकि एक्साइज प्राइस बताया नहीं आपको, फेयर वैल्यू बताया नहीं, तो मान लेंगे पूरा फ्री में दिया जा रहा है, तो पूरा का पूरा 2 लाख शेयर्स में फंड नहीं आएगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये फंड नहीं आएगा तो ईपीएस गिरेगा, यानी डीपीएस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर डीपीएस के अंदर जाएगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 2 लाख, पहले से 10 लाख तो है ही, 10 लाख पे जुड़ जाएगा 2 लाख, यहां पर भी 10 लाख पे जुड़ जाएगा 2 लाख, तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये 30 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ये आएगा 36 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ये आएगा 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1224 और 6 यानी 2.5 आ रहा है क्या ये, और ये आ जाएगा 3 माइनस पे, और ये 6 का अगर करेंगे तो ये -0.5 आ जाएगा। तो 2.5 -3 अगर आप करोगे तो -0.5 भी होता है, यानी तीनों आंसर हमारा परफेक्टली आ चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्या कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में डाइल्यूशन का केस है। देखो आप 3 था कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में और आपका यहां पर 2.5 है, यानी यहां पर एंटी डाइल्यूशन तो हमें देखने को नहीं मिला, एंटी डाइल्यूशन देखने को नहीं मिला हमें, क्योंकि 3 बड़ा है 2.5 छोटा है, यानी डाइल्यूटिव हुआ है, ये डाइल्यूटिव का केस ही है।
ये डाइल्यूटिव का केस है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड को देखें ना, अगर वो डाइल्यूटिव होता भी है तो भी हम उसे, दोनों को डिसकंटिन्यूड और ये दोनों को, अगर वो डाइल्यूटिव होता भी है तो भी हम उसे इग्नोर करेंगे। हम एंटी डाइल्यूटिव होता है तो भी हम उसे इग्नोर करते हुए डाइल्यूटिव ही मानेंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं, देखो ये -0.6 है और ये -0.5 है, तो देखा जाए तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये कम छोटा नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखा जाए तो अब इसे एंटी डाइल्यूटिव कह सकते हो, क्योंकि इससे बेटर तो -0.5 है, -0.6 से बेटर तो -0.5 है, और बेटर तो कभी डाइल्यूटेड में दिखाई नहीं सकते, बेटर रहता है। हालांकि आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला एंटी डाइल्यूटिव नहीं है, तो हम इसे भी एंटी डाइल्यूटिव होकर भी नहीं मानेंगे, हम इसे डाइल्यूटिव ही मानेंगे और यही हम दिखाएंगे, है ना। अदरवाइज अगर कंटिन्यूइंग वाले में ऐसा नहीं होता है ना, तो हम -0.5 की जगह -0.6 दिखा दें, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस में हम स्ट्रांग नहीं दिखा सकते, हम इसे वीक ही दिखाते हैं ना, बेसिक से वीक दिखाते हैं हम इसे। सो ये चीज मुझे आपको समझाना था। तो यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया एंड फर्स्ट पार्ट हमारा अच्छे से हो गया, एंड आप चाहो तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा सकता हूं। 3 निकाला था, 3.6 निकाला था, 0.6 निकाला था हमने यहाँ पर, एंड हमने 2.5 और 3 और ये निकाला था ओवरऑल। अब यहाँ पर इसका पढ़ भी लेते हैं। द इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज द कंट्रोल नंबर, देयर इज ए डाइल्यूशन इन बेसिक ईपीएस फॉर इनकम एंड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, देयरफॉर इवन दो देयर इज एंटी डाइल्यूशन उसमें, जो कंटिन्यूइंग प्लस दोनों में, पर फिर भी हम वही दिखाएंगे, डाइल्यूटेड लॉस पर से 0.50 जो हमारा आया था ना, हम यही रिपोर्ट करेंगे नेगेटिव का, क्योंकि कंटिन्यूइंग में डाइल्यूशन हुआ है, तो एंटी डाइल्यूशन होकर भी दोनों वाले में हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर बी करेंगे। पॉइंट नंबर बी में आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर बी में हमें क्या पूछा गया है। पॉइंट नंबर बी में हमें कहा गया कि आपका कंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट है 10 लाख का, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आपका, अच्छा कंटिन्यूड ऑपरेशन से लॉस है 10 लाख का, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट है 36 लाख का। बताओ डाइल्यूटेड ईपीएस। तो चलो हम तो सारे निकालेंगे ताकि हम कंपेयर कर सके। मैं तो पूरा लिख के समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, पूरा ही कराऊंगा आपको मैं। पॉइंट नंबर बी पे जब पढ़ा ही रहा हूं तो अच्छे से पढ़ाता हूं ना। सो यहां पर पहले बात करेंगे बेसिक ईपीएस का। अगर हम बात करें, ये वाला कौन सा, ये कंटिन्यूइंग है, ये डिसकंटिन्यूड वाला, और ये कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड दोनों, है ना। समझ में आया ये। इसका लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है आपका, लॉस है 10 लाख का, और यहां पर प्रॉफिट है 36 लाख का। ये आपका 10 लाख का नेगेटिव है, ये 36 लाख पॉजिटिव है, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 26 लाख पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों मिला दे तो, है ना, दोनों मिला दे तो 26 लाख पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। अब बेसिक में तो नंबर ऑफ शेयर सिर्फ रहेगा, वही कौन सा रहेगा, 10 लाख शेयर्स ही तो रहेगा, 2 लाख तो डाइल्यूटेड में जाएगा ना, तो यहां पर आएगा डिवाइड बाय 10 लाख ही होगा, ये हो जाएगा, यानी ये आएगा -1, और ये आएगा 3.6, और ये आएगा 2.6, ये हमने निकाल दिया। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का अगर हम बात करें, तो यहां पर देखो सिंपल -10 लाख तो जो है -10 लाख ही रहेगा, पर डिवाइडेड बाय 12 लाख हो जाएगा। पता है क्यों, 10 लाख प्लस 2 लाख ऑप्शन वाला, और यहां पर भी 36 लाख डिवाइड बाय 12 लाख हो जाएगा, और यहां पर भी 26 लाख डिवाइड बाय 12 लाख हो जाएगा। इसका हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, -10/12, -0.8333 आ जा रही है आपका, है ना। और ये वाला आएगा 36 3 आ जाएगा ये वाला आपका, और ये वाला आपका आ रहा है 2.6, और इधर आ रहा है 26 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ये रहा 2.16। एक बार रुक जाओ, 26 लाख बाई 10 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा देखो -1 है, और ये क्या है, -0.833 है। तो अब बताओ ज्यादा ये खराब है कि ज्यादा ये खराब है, समझो आप कौन सा। यहां पर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बात हो रहा है, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आप देखो -1 जो है ना, -1 आपका ज्यादा खराब है इससे, ये अच्छा है आपका। तो हम यहां पर हम क्या कहेंगे कि बेसिक ईपीएस में -1 दिखाया आपने, और डाइल्यूटेड ईपीएस में -0.833 दिखा रहे हो, तो यहां पर तो एंटी डाइल्यूटिव दिख रहा है हमें, ये आपका क्या एंटी डाइल्यूटिव है ना। तो एंटी डाइल्यूटिव अगर होगा तो हम इसे क्या दिखाएंगे, हम इसे दिखाएंगे -1 ही दिखाएंगे। तो डाइल्यूटेड ईपीएस ये नहीं दिखेगा
क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हम एंटी डाइल्यूटिव नहीं दिखा सकते, तो हम इसे -1 ही दिखाएंगे। तो अगर ऐसा है तो यहां पर भी जो कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ना, यहां पर 2.6 है ना बेसिक, और यहां पर डाइल्यूटेड कितना है 2.16 है। तो ऐसे सिचुएशन में इससे अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर तो रियल में ही ये डाइल्यूटेड हुआ है, डिसकंटिन्यूड वाला रियल में डाइल्यूटेड हुआ है, तो यहां पर भी हम देखेंगे कि जबकि ये एंटी डाइल्यूटिव का केस है तो इसे भी हम एंटी डाइल्यूटिव ही मानेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2.16 होने के बावजूद भी हम इसे 2.6 से दिखाएंगे। मतलब आपको ये समझना है कि अगर कंटिन्यूइंग में डाइल्यूटिव हुआ है तो डिसकंटिन्यूड में एंटी होने पर भी डाइल्यूटिव मानेंगे, पर कंटिन्यूइंग में एंटी डाइल्यूटिव है तो डिसकंटिन्यूड में डाइल्यूटिव होने पर भी एंटी डाइल्यूटिव मानेंगे। यानी कंटिन्यूड प्लस डिसकंटिन्यूड ये दोनों पूरा का पूरा किस पे निर्भर है पता है, कंटिन्यूइंग वाले पे। आपको देखना कंटिन्यूइंग वाले में क्या किया आपने, कंटिन्यूइंग वाले में हमने एंटी डाइल्यूटिव मानते हुए -1 को कंसीडर किया ना डीईपीएस, तो वैसे यहां पर भी 2.16 को नहीं 2.6 को हम कंसीडर करेंगे बेसिक वाला, क्योंकि यहां पर हमने बेसिक वाले को डीईपीएस माना, तो यहां पर भी बेसिक वाले को ही डीईपीएस मानेंगे। आपको यह समझना है। सो बस इतना ही मुझे आपको समझाना था। मतलब ओवरऑल आपने ये समझा कि अगर मैंने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में बेसिक वाले को ही डाइल्यूटेड ईपीएस माना तो कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग में भी मैं बेसिक वाले को ही डीईपीएस मानूंगा। अगर मान लो मैंने कंटिन्यूइंग वाले में बेसिक वाले को डीईपीएस नहीं माना तो कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग वाले में भी मैं बेसिक को डीईपीएस नहीं मानूंगा, भले वहां पर एंटी डाइल्यूटिव का केस ही क्यों ना हो, कोई भी हालत में नहीं मानूंगा। तो यहां पर अब इनका आंसर देख लेते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर देखो 2.6 ही दिखाया गया, 2.6 ही डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाया गया ना, और मैंने भी 2.16 होने के बावजूद भी नहीं दिखाया, मैंने 2.6 ही दिखाया जो मैंने आपको समझाया था। सो ओवरऑल हमने समझ लिया 2.6 इज द परफेक्ट आंसर हमारा, एंड बाकी मैंने आपको समझाया दिया अच्छी तरीके से। सो डन, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।